नमस्कार। चंडीगढ़ दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम साहित्य सृजन, जहां हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने साहित्य में अपनी प्रतिभा एवं अपनी कलम से एक अलग अध्याय लिखा है। एक बार थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 1000 बार से अधिक बार असफल हो चुके थे। एक विद्वान के तंज कसे जाने पर उन्होंने कहा कि वो 1000 बार असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। लेखन भी कुछ इसी तरह है, जहां आपकी सफलता और आपकी असफलता दोनों ही आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आज स्टूडियो में राब्ता कायम किया है एक ऐसी ही शख्सियत ने जिन्होंने अपने लेखन से ना सिर्फ हमारे दिल में एक खास जगह बनाई है, बल्कि समाज को भी कई सारे मैसेज दिए हैं। मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं श्री SR लद्दड़ जी का, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। सर, स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम SR लद्दड़ है, जो पूरा नाम सुच्चा राम लद्दड़ है जी। मैं नवांशहर ज़िला में एक गांव में पैदा हुआ और 10वीं क्लास तक मैंने पंजाबी मीडियम में अपना जो स्टडी की, पढ़ाई की। उसके बाद 11वीं 12वीं तब उसको प्री इंजीनियरिंग बोलते थे जी। जो सिख नेशनल कॉलेज चरण कमल बंगा है, बंगा से मैंने पढ़ाई की। उसके उपरांत थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की। उसके बाद फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने M.Tech किया हाईवे इंजीनियरिंग में। उसके बाद उपरांत फिर मैं करते करते ही मेरी जॉब लग गई। अपना कुछ समय मैंने पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर SDO रहा और नौकरी करते करते मेरी सिलेक्शन IAS में हो गई और पंजाब काडर मिला। और 1991 से लेकर 2019 जब मैं सेवा मुक्त हुआ तब तक फिर मैंने उसमें नौकरी की और बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर हुआ। डिपार्टमेंट लास्ट वाला जो महकमा था वो था NRI अफेयर्स। और उसके बाद 2 साल मैंने एक NGO में काम किया, उसमें नाम पैगाम था। तो उसके बाद फिर 2021 में मैंने पॉलिटिक्स में आ गया। तब उसके बाद बस चल सो चल है। तो जो लेखन का काम है, जिस वजह से हम आज बैठे हैं, तो वो मेरे को, मैं अगर बताना चाहूँ तो जब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो उसमें लाइब्रेरी से बुक्स लेकर तो वो पढ़ा करते थे रात को। तो बहुत सारी, कई बार तो इतना मतलब पढ़ने को समा था जब नावल बड़ा फेमस हुआ करते थे। दूसरी किताबें भी पढ़ते थे लेकिन नावल ज़्यादा, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए होते थे। तो कई बार 2-2, 3-3 बुक्स एक ही रात में पढ़ लेते थे। दूसरे दिन उनको वापस जमा करवाना और ले लेना। तो पढ़ते पढ़ते पंजाबी, क्योंकि मेरा एक अपना माँ बोली भी थी, तो पंजाबी में मैंने राइटर्स को बहुत शिद्दत से पढ़ा। तो 10वीं तक की पंजाबी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ी थी। तो जब IAS में एग्ज़ाम देने का बात चली तो उस टाइम 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। आज के समय में एक ही सब्जेक्ट है। पहले जनरल स्टडी एक सब्जेक्ट था और ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। और उस समय एक पंजाबी लिटरेचर मैंने सब्जेक्ट के लिए लिया और एक हिस्ट्री। उसमें हिस्ट्री में तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कई सब्जेक्ट थे। लेकिन पंजाबी लिटरेचर में जो था उसमें मैंने तो 10वीं तक की पढ़ी थी पंजाबी, लेकिन पंजाबी बहुत ही मेरे को मतलब एक किस्म का प्रिय सब्जेक्ट था मेरा। उसमें मैंने गुरबाणी भी पढ़ी, किस्सा का भी पढ़े। मेरे पिताजी जो गांव में रहते थे तो उनको किस्से पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन दिनों में अपना लैला मजनू, जो अपना हीर रांझा, रूप बसंत, वो किस्से जब पढ़ा करते तो हम भी पढ़ लिया करते थे स्कूल में जाते जाते। तो वो साहित्य पढ़ने की जो रुचि थी वो आज तक कायम है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर IAS में आया हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ साहित्य प्रेम की वजह से आया हूँ। क्योंकि मेरे को, अब जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और मेरा ये कोई BA MA का सब्जेक्ट नहीं था, BSc या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं था, पंजाबी लिटरेचर। और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे पंजाबी लिटरेचर में थे जब मैं सिलेक्ट हुआ 1991 में। तो ये जो लिटरेचर है, आजकल जो नौजवान पीढ़ी है या इंडियन लोग हैं, इनमें पढ़ने की रुचि बहुत कम हो गई है। बहुत ज़्यादा कम। विदेशों में जो टेक्नोलॉजी से हमारे से आगे हैं
जी। लेकिन वहाँ मैंने कई बार मैं गया हूँ विदेश में, जब लोग बाई ट्रेन जाते हैं, जहाँ बाई एयर जाते हैं, जहाँ अपना प्लेन की वेट करते हैं, तो वो अपना उनके हाथ में एक किताब होती है, तो बैठे इधर उधर बातें करने की बजाय किताब पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारे भी ये कल्चर कुछ कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में रह गया है। पढ़ते जरूर हैं लोग, लेकिन ये कम होता जा रहा है। और आजकल जो मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो मोबाइल में भी वो जो पहले वीडियो देखते थे या मैसेज देते थे, वो छोटे छोटे जो रील्स आ रही हैं, वो कुछ सेकंडों की रह गई है, मिनट की भी नहीं है। तो वो उसके ऊपर ही ध्यान से वो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो उसकी वजह से ना तो बच्चों की कंसंट्रेशन बन पाती है, और ना ही उनके कोई दिमाग में कोई लंबी जो एक सोच है वो डेवलप हो पाती है, और ना वो अपने जीवन को और ना ही देश समाज को किसी तरह का कोई अच्छा संदेश दे पाते हैं। तो एक अजीब सी रेस में हमारा जो समाज है वो विचर रहा है, और जो साहित्य है उसको पढ़ना, पढ़ कर उसका सृजन करना। अब जैसे जो हमारे पुराने लिटरेचर के राइटर्स हैं, बहुत उम्दा राइटर थे जी, बिल्कुल, तो वो आज नहीं रहे, तो नए भी डेवलप नहीं हो रहे, नए भी किसी का नाम जहन में नहीं आ रहा। तो इसकी वजह यही है कि राइटर तभी पैदा होता है जब उसको पढ़ने वाला हो। बिल्कुल सही आपने ये बात बोली है। तो मतलब मुझे लगता है लेखन की जो सबसे महत्वपूर्ण कला है ना, वो ये है कि वो दिल से निकले और पाठक के भी दिल में उतर जाए। जी। तो मतलब जैसे आपने कहा कि साहित्य के साथ जो आपकी रुचि है पंजाबी साहित्य के साथ है, वो शुरू से ही बनी रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा हिस्सा या कोई एक ऐसी वजह जिसकी वजह से ये सोचा कि पढ़ना तो है ही है, लिखना भी शुरू किया जाए। तो क्या वो वजह रही जिससे लिखने का जो शौक़ था वो पैदा हुआ? जैसे हमें पढ़ने का तो शौक़ था जी, लेकिन कई बार जब कोई डिस्कशन होती थी किसी न किसी अखबार के आर्टिकल पे, किसी न्यूज़ पे, तो मन में आता था कि भाई ये उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए। ये कोई विषय इससे ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जैसे पंजाब में आज हड़ की स्थिति है, पंजाब में हड़ क्यों आते हैं, पंजाब में जो डैम्स हैं, डैम्स उनकी क्या पोजीशन है, जो दरियाओं के जो बांध है, जहाँ अपनी ड्रेन्स है, इनकी सफाई और इनके जो नजायज़ कब्जे हैं, जहाँ समय रहते जब कोई प्लानिंग नहीं होती, काम नहीं होता, तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो जब जो भी आदमी लिखता है, जहाँ कोई प्रशासन का कोई आदमी, जहाँ कोई सियासी लोग जब बात करते हैं, अखबार में आती हैं, तो वो फिर मन में आता है कि यार ये उतनी सही बात नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये उतनी गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया गया जितना गंभीर ये होना चाहिए। तो उसमें फिर ये सोचा कि भाई मैं अगर ऐसा सोचता हूँ तो मेरे को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उस वजह से 2016 में जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग था, तो मेरे पास समय भी था थोड़ा, तो उस समय फिर मैंने लिखना शुरू किया। पहले तो मैंने अपना बहुत सारी अखबारों में, खास करके पंजाबी अखबारों में एक आर्टिकल लिखकर भेजने शुरू किए। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, पंजाबी के चीफ एडिटर थे, तो मैंने उनको लिखकर भेजा कि ये आप पब्लिश कर दो। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, जब उनको मिल गया मेल वगैरह, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा एक और कॉमन फ्रेंड था जो साहित्य से जुड़ा हुआ था, कि एक बार आप उनको दिखाओ। तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया। बात वही थी, लेकिन उन्होंने फॉर्मेट चेंज किया और कुछ ऐड किया। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा भेजा जब, तो उन्होंने पब्लिश कर दिया। वो दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल। 2016 की बात है। तो उसके बाद ना मैंने कभी करेक्ट करवाया, ना किसी को चेक करवाया, ना भेजा, जो भेजा छप गया। और सैकड़े नहीं हज़ारों आर्टिकल छपे। तो छपने के बाद जब बहुत सारा फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि जी बहुत अच्छा लगा, बहुत आपका जो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। तो कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि आप इन सभी को इकट्ठा करो और किसी बुक की शेप में इसको छापो, ताकि परमानेंट एक
आपकी किताब के रूप में हमारे पास ये सरमाया बन जाए। तो फिर ये जो अपना शेरनी का दूध है, तो ये किताब मैंने 2017 में छाप दी। तो YS कुरैशी तब रिटायर हो गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनसे विनती की कि भाई आप आके इसको रिलीज़ करें। तो सेक्टर 38 IDC की बिल्डिंग में डॉक्टर प्रमोद की, वो वहाँ डायरेक्टर हैं, तो वहाँ इस किताब का जो अपना पहले बार उनका वो हुआ तो अनावरण, तो उन्होंने एक बात मेरे को आज भी याद है। तो उन्होंने जो कही कि लद्दड़ जी के ये आप ने जो पंजाबी में लिखी है किताब, ये बहुत अच्छा किया कि अगर आप दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में लिखते तो उसके राइटर बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब को, आपकी मातृभाषा को आप जैसे राइटर्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरे को इस एक किस्म से मेरे को प्रोत्साहन किया और मेरे को इनकरेज किया मेरे को। तो वो उसके बाद में फिर मैंने एक और किताब लिखी, उससे पहले भी एक किताब लिखी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी के ऊपर एक किताब लिखी, और शेरनी का दूध जैसी एक किताब और तैयार हैं जो छपने वाली है, लेकिन कई रुझेवे की वजह से मैं वो पब्लिश नहीं कर पाया। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मातृभाषा में लिखने के लिए प्रोत्साहन मिला। हाँ, तो मुझे बिल्कुल सही बात लगती है कि शायद हिंदी में लिखने वाले लेखक बहुत हैं, इंग्लिश में लिखने वाले हिंदुस्तान में लेखक बहुत हैं, क्योंकि शायद नई जनरेशन है तो वो इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो देती है। तो किस तरह की चुनौतियाँ आपको लगता है कि पंजाबी में लिखते वक्त आपको सामने आई, या एक पंजाबी किताब के लेखक होना किस तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य आपको लगता है आज के वक्त में? ऐसा है सचिन जी कि पंजाबी में लिखना को तो जैसे मातृभाषा में हम बोलते हैं, तो लिखने में मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले साल भर से वो लिख रहा था आर्टिकल वगैरह अखबारों में, तो मेरे को ऐसा कोई मुश्किल नहीं लगी। लेकिन लिखना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वो था तो मेरा जूनियर, और लेकिन मैंने जो लिखा मैंने उसको दे दिया। तो मैंने उसको, वो पहले से अच्छा एस्टैब्लिश राइटर था, तो उसने उसमें बहुत सारी करेक्शन की। अब मैं एक उससे बड़ा ऑफिसर था, हेड था पूरे डिपार्टमेंट का, तो वो थोड़ा डरते डरते भी करता था, करेक्शन करता था, लेकिन वो मेरे से डिस्कस भी करता था। तो मैं उनके से सहमत हो जाता था कि जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी मैंने बहुत छोटी छोटी, देखिए एक ऐसा है कि आज का जो समय है वो अपना लंबे लंबे नॉवल पढ़ने का समय नहीं है। कोई लोगों की रुचि ऐसी नहीं रही। पहले कोई समय था कि लोग पूरा का पूरा नावल पढ़ते थे, इंटरेस्ट से पढ़ते थे, लोगों के पास समय खुला होता था। आजकल उसके बाद नावल के बाद फिर शॉर्ट स्टोरी का समय आया कि भी स्टोरी थोड़ा उतना समय नहीं है, शॉर्ट स्टोरी में देखते हैं कि इसमें 2, 3, 4 पन्ने में क्या बात बनती है, तो लोग एंजॉय भी करें, एक मैसेज भी मिले। तो ये मैंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ये मेरे बचपन से लेकर अपने पूरे कैरियर की, उसमें तकरीबन 150 पन्ने की किताब है। तो उसमें कोई 30 के करीब इंसिडेंट्स हैं, जिसमें कोई 1.5 पेज की, कोई 2 पेज का इंसिडेंट है लाइफ का, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें एक मैसेज भी है जो मेरे बचपन से, जो अपना हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल की स्टडी के टाइम के हैं और कैरियर के टाइम के हैं, एज ए स्टूडेंट के टाइम के हैं। तो वो सारे के सारे ऐसे मैसेज हैं, मोस्टली पॉजिटिव हैं। जब ये किताब इनागुरेट हुई थी तब कई साहित्यकारों ने इकट्ठे होकर इस पे भी अपना विचार विमर्श किया, और तब उन्होंने, एक राइटर थी लेडी, उसने पॉइंट आउट भी किया कि लद्दड़ जी आपने इसमें सब अच्छा अच्छा लिखा है, लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है, कुछ मुश्किलें भी आती हैं, कुछ ऐसा भी आता है कि आपको प्रशासन के दौरान जो आपने काम किए हैं, कि ऐसा भी होता है कि कई बार आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाए, तो वो आपने कभी कहीं मेंशन नहीं किया। तो मैंने फिर उनको ये बात बताई कि मैं कोई एस्टैब्लिश्ड राइटर तो हूँ नहीं, और मेरे को ये भी नहीं पता कि ये बात भी आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन ये भी होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से जो अच्छी अच्छी घटनाएं जिसमें कोई मैसेज है लाइफ का, वो दर्ज की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है। और इसमें एक जो साहित्यिक टिंज है, कोई एक मैसेज है साहित्य का। उसके बाद इसका देखो मापदंड यही है कि जब लोग इसको पढ़ने के बाद आपको मिलते हैं,
तो वो आपको उससे मैसेज लेकर अपना कुछ आपको बताएं, आपसे शेयर करें, तो आपको लगता है कि यस यार मैंने जिस मकसद के लिए ये किताब लिखी है वो पूरा हुआ है। तो ऐसे लोग जैसे किसी ने अपना एडमिशन किसी का हो गया MBBS में, किसी का इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में हो गया, कोई PCS में चला गया, कोई IAS में चला गया, तो ऐसे लोग मिलते हैं को जो कल भी 2 लोग ऐसे मेरे घर पे आए, एक PCS ऑफिसर था और एक दूसरा कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर था। तो वो दोनों ने मेरे को बोला कि सर आपकी किताब पढ़ी है हमने और पूरी किताब एक ही रात में पढ़ के सोए हैं कि ऐसा इंटरेस्ट बना कि हम छोड़ नहीं पाए। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे लेखन की कि अगर आपकी किताब एक ही बार में पढ़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत ही फेमस है J.K. रॉलिंग जी हैरी पॉटर सीरीज़ के लिए, तो हैरी पॉटर के किरदार के पीछे उन्होंने कहा था कि काफ़ी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके जीवन का जो मुश्किल वक्त है वो उन्होंने हैरी पॉटर के किरदार में दिखाया। तो आपकी जो लेखन की शैली है वो आपके जीवन के किस भाग को ज़्यादा दिखाता है? ज़्यादा तो मैंने इसमें अपना जो कैरियर फ्रॉम SDM टिल आई रिटायर्ड उसके बीच के जो इंसिडेंट हैं जो एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। लेकिन बचपन के कुछ इंसिडेंट्स भी है जिसके बारे में मैंने लिखा। मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा, छोटा सा इंसिडेंट। मैं कोई अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, कोई हार्डली 9-10 साल का एज थी मेरी। तो गांव में फर्स्ट टाइम पंचायत बनी थी। हमारा एक छोटा सा गांव था नवा शहर जिला में, बंगा ब्लॉक में। तो गांव में एक छोटी सी चोरी हो गई, एक मुर्गे की चोरी हो गई और वो मुर्गा 2 भाई थे, उन्होंने अपना चुराया, उसको अपना बनाया, पकाया और खा लिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। अब जो मुर्गे के जो मालिक थे वो ढूंढते रहे कि हमारा मुर्गा कहाँ गया। तो जब 10-12 दिन 15 दिन निकल गए तो वो जो बच्चे थे 10-12 साल के, तो उन्होंने अपना किसी बच्चे के साथ शेयर किया कि देखो ये ढूंढ रहे हैं, इनको पता नहीं चला मुर्गा तो हमने खा लिया। तो उन्होंने जो बच्चे से बात की उसने उनको बता दिया कि तुम मुर्गा ढूंढ रहे हो, वो खा गए, खा के बैठे हैं। तो जो नई पंचायत बनी थी अभी 2-3 महीने पहले, तो वो जो नया सरपंच था उसके पास उसने शिकायत कर दी। तो मुर्गे का मालिक था कि जी मेरा मुर्गा इन्होंने चोरी कर लिया, खा लिया, पका लिया, तो मेरे को इंसाफ चाहिए। तो वो पंचायत हो गई। तो उसमें मेरे माताजी थे, पढ़ना लिखना जानते नहीं थे लेकिन अलर्ट थे, बातचीत करना आती थी। तो उन्होंने वो नॉमिनेटेड पंच थी पंचायत की। तो वो सारे लोग खड़े हो गए पंचायत के, ऐसे कुछ बैठने का इंतजाम नहीं था, सारे खड़े बात कर रहे हैं। तो उसको बुलाया गया, जो बच्चे थे दोनों, उनको बुलाया गया। तो पूछा कि भाई तुमने इनका मुर्गा चोरी किया है? वो कहते हैं हाँ जी। अब वो कौन से प्रोफेशनल थे, उन्होंने मान लिया। तो अब सरपंच और पंचायत के पास ये क्वेश्चन आया कि भाई इनका क्या किया जाए। अब इन्होंने चोरी भी की है और मान भी लिया है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। तो सरपंच ने बोला कि भाई पंचायत मेंबर से कि बताओ भी क्या सजा मिलनी चाहिए इनको। तो वो भी अनपढ़ टाइप लोग थे सारे। तो वो कहते जी आप सरपंच साहब, आप सरपंच हो, मुखी हो, आप जो सजा ठीक समझे हम आपके साथ हैं। तो सरपंच ने डिसीजन लिया कि भाई इन दोनों भाइयों का मुंह काला करके गांव में घुमाया जाए ताकि आगे से कोई ऐसा काम ना करे। अब फैसला हो गया। तो मेरे माताजी, थोड़ा उन दिनों में रिवाज था, 40-45 साल की पहले की बात है, थोड़ा घूंघट निकालती थी लेडीज। तो मेरे माताजी खड़े थे, तो उनको बोलने लगे सरपंच साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो बोले कि हाँ जी बताओ, आप मेंबर पंच हो, आप भी बोल सकते हैं, बताइए क्या बात। वो कहते माताजी बोले कि भाई आप इन्होंने चोरी की है, इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, इन्होंने मान भी ली है, लेकिन इनको सज़ा मत दो, इनके बाप को दे दो, जो मुंह काला करना है आपने ना, इसके बाप का कर दो। तो सरपंच बोला कि चोरी तो इन बच्चों ने की है, बाप का क्या कसूर है। तो वो माताजी बोले कि देखिए ऐसा है, ये बच्चे हैं, इनकी अभी शादी ब्याह होना है, तो ये इनको शादी रुकनी होगी इनकी, जब इनका मुंह काला हो जाएगा। तो इन्होंने चोरी किया, इनको सजा इनके बाप को मिलेगी, तो ये कल ना ये सोचेंगे कि हमने चोरी की और सजा हमारे बाप को मिली। अब जो बाप था तो अनपढ़, लेकिन वो मान गया, कहता कि मेरा मुंह काला कर दो, मेरे बच्चों को बख्श दो। तो फिर दोबारा से एक रीओपन हो गया, केस था ना जो रीओपन हो गया। तो सरपंच ने फिर बोला पंचायत को क्या किया जाए, ये भी बड़ा सीरियस मसला है। तो अल्टीमेटली फैसला ये हुआ
कि भाई छोड़ो, रहने दो, इनको वार्निंग दे दो और छोड़ दो। अब वो बोला कि भाई आगे से ऐसा किया तो छोड़ेंगे नहीं, अब जाओ। अभी बाप भी छूट गया, बच्चे भी छूट गए, फैसला भी हो गया। और जब हम लोग घर आए 10-15 मिनट के बाद वो सारा परिवार हमारे घर पे आया और बीचे बड़े छोटे सब माता जी के मेरे जो मदर थे उनके पाँव पड़ गए कि जी आपने ताई गांव में बोलते हैं ताई चाची, ताई आज हमें आपने बचा लिया। तो जो लेडीज़ की संवेदनशीलता है, वो ऐसे इंसिडेंट मैंने इस किताब में जो शेरनी का दूध है उसमें मैंने लिखे हैं बचपन के, कोई स्कूल का, कोई कॉलेज का, कोई अपना कैरियर के टाइम का। तो बहुत सारी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं जी। यही सबसे अच्छी बात लगती है कि एक किताब को आपसे जोड़ती है उस जीवन की सच्चाइयाँ। तो मतलब जैसे आपने बताया कि माता जी द्वारा किए गए वो एक छोटे छोटे से कदम जो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए भी जीवन में एक बड़े महत्वपूर्ण जो याद बन के रह गए होंगे कि जीवन में दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। तो लेखन के तौर पर तो आपके दिल से बातें निकलती है। आपको क्या लगता है कि हम लेखन को पाठकों से कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने शुरू में भी बोला कि भारत में वो इतना सारा रुझाव है ही नहीं साहित्य को लेके। आप जितना साहित्य पढ़ भी रहे हैं तो वो कुछ एक इंग्लिश नॉवेल्स हो गए तो या फिर बहुत लिमिटेड जो है वो रह गए। तो आपको क्या लगता है कि एक पाठक के तौर पे हम किस तरह उस नज़रिए को बदल सकते हैं कि वो इस साहित्य को और ज़्यादा पढ़ना शुरू करें, या किस तरह का लेखन हमें और करने की ज़रूरत है जिससे पाठक आसानी से हमारे साथ जुड़ सकें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसकी जो एक जीती जागती उदाहरण हूँ, लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि मैंने बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूँ, B.Tech किया, M.Tech किया, लेकिन क्योंकि मेरा साहित्य के साथ प्रेम था उसी की वजह से मैंने लिटरेचर के साथ IAS क्लियर किया और उसी की वजह से मैं एक अपनी मातृभाषा में लेखक भी बना। और ये जो अपना ये कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का, लगातार आप पढ़ते हो, लिखते हो तो अपनी पर्सनैलिटी में भी एक डेवलपमेंट आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नौजवान वर्ग है वो आपके जैसे, आप दूरदर्शन से आप अपना ये प्रोग्राम हमारा अपना बातचीत का बना रहे हैं, तो सारा जो चाहे रिटन में, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे विजुअल मीडिया है, चाहे अपना कोई प्राइवेट चैनल्स हैं, ये सभी इस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि जब तक हम लोग अपने नौजवान पीढ़ी को लेखन के साथ, पढ़ने के साथ पाठक के तौर पे जोड़ेंगे नहीं तो उनमें रुचि पैदा नहीं होगी। जी बिल्कुल। और जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से बच्चों को अपना चाहे एंटरटेनमेंट वाली, कार्टून वाली, दूसरे पढ़ने वाली कहानियाँ, वो सारा लिटरेचर पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। सबसे ज़रूरी यही बात है कि जो बड़े हैं उनको ये जिम्मेदारी भी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बस जाते जाते एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के वक्त में आप जो नए लोग लेखन से जुड़ना चाहते हैं उनको किस तरह बताना चाहेंगे कि लेखन के दौरान उन्हें किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? सचिन जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लेखन है ये जब दिल से आती है बात, जब हम ऊपरी बातें लिखते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो लाइफ में बीती नहीं है तो वो उसमें सच्चाई नहीं होती। तो लोग जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वो ऊब जाता है कि ऐसा थोड़ी होता है। हम जब कुछ ऐसा लिखते हैं जो हमारी ज़िंदगी से घटना में हुआ है, या हमने एक्सपीरियंस किया, या किसी को एक्सपीरियंस करते देखा है नज़दीक से, तो उसको थोड़ा अपना एक, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कि भाई उसको टेक्निकली और जितना आप उसे असलियत के पास रखेंगे या सच्चाई के पास रखेंगे, जीवन के पास रखेंगे, तो वो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा जुड़ाव जो है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसको एक अपना साहित्यिक पुठ देनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सीधी बात कर दो और वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं, वो तो दो हरफों में बात बंद खत्म हो जाती है। सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि यही है कि आज के लेखकों के लिए या जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप किस तरह साहित्यिक पुट को उस चीज़ में डाल पाते हैं, किस तरह अपने जीवन की जो सच्चाई है उसे अपने लेखन में डाल पाते हैं, क्योंकि वही एक पाठक को आपके साथ जोड़ पाती है। हरिवंश राय बच्चन जी की कही कविता की कुछ एक पंक्तियाँ जो आज भी हमारे दिलों में बड़ी ही खूबसूरती से विराजती हैं कि पैरों के नीचे अंगार है, सिर पे बारिश की मार है, जीवन में रुक मत क्योंकि ये है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। क्योंकि शायद जीवन का जो वो सच है
उनकी कविताओं में इस तरह से निकल के आया कि जो आज भी हमारे दिल में एक खास जगह बना के बैठता है। लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उसकी स्याही से लिखी हुई बात दिल से निकल कर दिल तक पहुंचती है तो वो उसे खास बनाती है। स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।